अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। उम्मीद करती हूँ कि आपकी ईद भी अच्छी गुजरी होगी और आप काइंडली आप लेक्चर टाइम से सुना करें और उसके बारे में मुझे रिस्पॉन्स भी किया करें कि आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही है। और लेक्चर में पार्टिसिपेट का होना भी बहुत ज़रूरी है, तो लेक्चर में पार्टिसिपेट ज़रूर किया करें। हमारा जो टॉपिक चल रहा था, यूनिट नंबर 6 चल रहा था, जिसका हमारा नाम था आइडेंटिफाई क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव स्टडी डिज़ाइन। ठीक है, बेसिकली ये अपना रिसर्च का हम टॉपिक पढ़ रहे थे। रिसर्च का हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है हमारा बायोस्टैट्स के। आपको पता है कि आपके कंप्लीट हो चुके थे 4 चैप्टर्स। उसके अलावा 5 और 6 जो हमने यूनिट किया है वो बेसिकली रिसर्च के अकॉर्डिंग था। बाकी हमारे मजीद 2 रह गए हैं, यूनिट नंबर 7 एंड यूनिट नंबर 8। तो उसको भी इंशाल्लाह मजीद हम डिस्कस करेंगे आगे फर्दर। तो यूनिट नंबर 6 का आज हमने लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ना है उसको हम डिस्कस करेंगे। आज हमारा लास्ट टॉपिक है, उसका नेम है ओवरव्यू ऑफ अ रिसर्च डिजाइन। ठीक है, बेसिकली रिसर्च डिजाइन का ओवरव्यू क्या होता है उसको आज हमें स्टडी करना है। रिसर्च डिजाइन इज सिस्टमैटिक प्लान। ठीक है, रिसर्च डिजाइन क्या होता है कि इसमें सिस्टमैटिक प्लान होता है, एक मसूबा होता है ना। डिजाइन का मतलब ये है, हम कोई डिजाइन जब बनाते हैं तो पहले उसका हम एक प्लान, उसका एक स्केच तैयार करते हैं अपने माइंड में। फिर उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर हम दूसरों को बताते हैं, फिर जो हमारी टीम होती है उससे हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक सिस्टमेटिक प्लान होता है और ब्लू प्रिंट फॉर कंडक्टिंग रिसर्च। ठीक है, इट आउटलाइन द प्रोसीजर्स एंड मेथड्स टू यू बी यूज टू कलेक्ट एंड एनालाइज डाटा। ठीक है, इसका मकसद क्या होता है, इसको प्रोड्यूस करने का मकसद क्या होता है, इसका मेथड इसलिए यूज करते हैं ताकि हम डाटा को कलेक्ट कर सकें और उसको एनालाइज कर सकें। इंश्योरिंग दैट द रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स आर मेट। ठीक है, इंश्योर ये चीज़ करनी होती है हमने कि जो हमारे रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हमारे पास के हैं, नेचुरल है, जिसको हम यूज कर रहे हैं। अब इसके कुछ की कंपोनेंट्स हम देख लेते हैं कि की कंपोनेंट्स ऑफ अ रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन के कौन से की कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले हमारे पास है रिसर्च क्वेश्चन और हाइपोथेसिस। क्लियरली डिफाइंड रिसर्च क्वेश्चन और हाइपोथेसिस दैट गाइड्स द स्टडी। सबसे पहले हमें अच्छी तरह से अपना रिसर्च जो क्वेश्चन है, हमारा टॉपिक है, और जो हाइपोथेसिस हम चेक कर रहे हैं उसको इस तरीके से हमें पता होना चाहिए, उसके बारे में पता होना चाहिए कि हम किस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। उसका क्वेश्चन इस तरीके से हमें क्या होना चाहिए, एडजस्टमेंट होना चाहिए। सेकंड हमारे पास है रिसर्च मेथोडोलॉजी, चॉइस ऑफ रिसर्च अप्रोच। ठीक है, अब चॉइस जो होती है वो आपकी खुद की होती है कि आप क्वालिटेटिव डाटा ले रहे हैं, क्वांटिटेटिव डाटा ले रहे हैं, या मिक्स मेथड, कौन सा मेथड आप यूज कर रहे हैं वो आपकी होती है चॉइस। लेकिन जो आप चॉइस कर रहे हैं खुद से वो क्या होना चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, जो कि आपकी रिसर्च के लिए अच्छी और बेनिफिशियल प्रूव हो। थर्ड हमारे पास होती है सैम्पलिंग स्ट्रेटेजी, मेथड फॉर सिलेक्टिंग पार्टिसिपेंट और सैंपल। तो ये बेसिकली क्या है, एक सैम्पलिंग स्टार्ट, सैम्पलिंग का मतलब ये होता है ना कि आप सैंपल खुद सिलेक्ट कर रहे होते हैं। एक रैंडमली आपके पास पॉपुलेशन डाटा है, उसमें से आप रैंडमली कुछ पर्सन उठा लेते हैं, या आप उसमें से कुछ सैंपल ले लेते हैं, पार्टिसिपेट ले लेते हैं। तो वो आप सैम्पलिंग उसको हम कहते हैं। ठीक है, सैम्पलिंग स्ट्रेटेजी, वो आपकी स्ट्रेटेजी किस तरह की होती है, आपके माइंड में कौन से पर्सन जो हैं वो आपकी रिसर्च के लिए सूटेबल है, तो वो आप उसको चीज को देख रहे होते हैं। ठीक है, तो स्टैम्पिंग स्ट्रैटेजी जो है वो आपकी बेस्ट होनी चाहिए। ठीक है, आप ये नहीं है कि आपका रिसर्च टाइप दूसरा है, कि आपने डिजीज को चेक करने के लिए जाना है कि डिजीज जो है उसके वो किस तरह से इम्प्लीमेंट हो रही हैं और किस तरह से उनको कंट्रोल करना है। तो ऐसा तो नहीं है ना कि आप साथ किसी उसको ले जाएं, पेशेंट को ले जाएं जिसको पता है, ऐसे इंसान को ले जाएं जिसको ना तो डिजीज के बारे में पता हो, ना उसकी प्रिवेंशन कंट्रोल करने के बारे में पता हो, ना मेडिसिन के बारे में पता हो। तो आप ऐसे तो चूज नहीं करेंगे ना अपना पार्टिसिपेट। तो आप ऐसा चूज करेंगे जो कि बेस्ट एक्सपीरियंस हो और उसको अच्छी तरह से उस चीज के बारे में मालूम हो। तो आप अपनी सैम्पलिंग स्ट्रेटेजी को क्या रखें, इम्प्रूव रखें। फोर्थ वन हमारे पास होता है डाटा कलेक्शन मेथड्स। अब डाटा को आपने किस किस तरह से कलेक्ट करना है, उसके डिफरेंट मेथड्स होते हैं। टेक्निक्स और गैदरिंग डाटा, डाटा को कलेक्ट करने के लिए आगे बढ़े डिफरेंट मेथड्स हैं। अब वो आप पे है कि आप किस तरह से अपना अच्छा डाटा जो है ना वो कलेक्ट कर सकते हैं, थ्रू सर्वेस, या थ्रू इंटरव्यूज, या थ्रू ऑब्जर्वेशंस के थ्रू। ठीक है, आप बैठे बैठे किसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हाँ दिस पर्सन इज वेरी राइट फॉर माई रिसर्च डिजाइन, रिसर्च टॉपिक, तो उसके लिए आप देख लेते हैं। सेकंड हमारे पास होता है इंटरव्यूज, कि आप इंटरव्यूज कंडक्ट करने के बाद आप चेक कर लेते हैं कि विच पर्सन इज सूटेबल फॉर योर रिसर्च डिजाइन। एंड लास्ट में हमारे पास है सर्वेज, कि आप सर्वेज कर लें, उसके अकॉर्डिंग भी आपको काफी अच्छे आपको डाटा मिल जाता है।
लास्ट फिफ्थ में हमारे पास है डाटा एनालिसिस प्रोसीजर्स। अब डाटा को आपने किस तरह से एनालाइज करना है, उसके क्या प्रोसीजर्स होते हैं, बेसिकली उसको हम देखते हैं। मेथड्स फॉर एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग डाटा। ठीक है, जो कि हम मेथड्स ले रहे हैं एनालाइजिंग के लिए और इंटरप्रेटिंग डाटा के लिए, जो भी हम ले रहे होते हैं वो हम किसी खास प्रोसीजर के थ्रू ले रहे होते हैं। ऐसे नहीं है कि उस पर कोई काम किया ही नहीं गया और हम चाह रहे हैं कि डाटा एनालाइज हो जाए और डाटा की इंटरप्रिटेशन हमें मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। आपको उस पर काम करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है, हार्ड वर्क करना पड़ता है। उसके बाद आपको पता चलता है कि डाटा के एनालिसिस कितने स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, उसकी इंटरप्रिटेशन क्या आ रही है, उसका एनालाइज करने के बाद उसको क्या प्रूफ हो रहा है, किस तरह के उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो बेसिकली जो हमने की कंपोनेंट डिस्कस किए हैं, रिसर्च डिजाइन के डिफाइन में से ही ये वर्ड्स लिए गए हैं। ऊपर जो हमने अभी यहाँ पे इसकी डिफाइन को स्टडी किया है, उसी में से कुछ की वर्ड्स मैंने लिए हैं जो कि इंपॉर्टेंट थे, कंपोनेंट्स थे उनके, उनके बारे में हमने उसको स्टडी किया है। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ रिसर्च डिजाइन। अब टाइप्स हमने इसकी डिस्कस करने के, रिसर्च डिजाइन की कौन कौन सी टाइप्स हैं। सबसे पहले हमारे पास इसकी टाइप है वो है एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। सेकंड हमारे पास है क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। थर्ड हमारे पास है सर्वे डिजाइन। फोर्थ वन हमारे पास है केस स्टडी डिजाइन एंड फिफ्थ वन हमारे पास है लॉन्गिट्यूडनल डिजाइन। तो ये जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च डिजाइंस, इनको हम यूज करते हैं, ठीक है, इसलिए हम इसको पढ़ेंगे मजीद, और इंशाल्लाह जहाँ तक जिस चीज़ को ज़्यादा एक्सप्लेन करना होगा उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। और जो चीज़ ऐसे मुझे लगेगी कि इंपॉर्टेंट अनइम्पोर्टेंट है, मतलब अगर आपके पास एक क्वेश्चन आ भी जाता है 12 मार्क्स का, तो आप उसके अंदर टाइप्स को सिर्फ दो ही अच्छी तरीके से बता दें तो वो काफ़ी है, क्योंकि आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन तो आने नहीं है, सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। तो उस लिहाज से अपनी प्रिपरेशन करें, ठीक है। ज़्यादा मैं जो आपको बताती हूँ चीज़ें वो आपको समझाने के लिए ज़्यादा मटेरियल देती हूँ, ज़्यादा समझा देती हूँ, लेकिन आप उससे जितना हो सके आप उतना किया करें, कंसेप्चुअल ले लिया करें बेशक, वो आपकी मर्जी की बात है। कि आपके पास पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आने हैं, आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, जाहिर बात है शॉर्ट क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के होंगे, उसके अकॉर्डिंग ही अपने 2-2 मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखना है। इतनी कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर आप 5 के 5 मार्क्स का पेपर आप टेस्ट पेपर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो ये भी कुछ सही नहीं है, ठीक है। आप 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग उसको आप सिलेक्ट करेंगे, उसको चूज करेंगे, उसको राइट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास है एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, ठीक है, जिसके अंदर इन्वॉल्व होता है मैनिपुलेटिंग वेरिएबल्स टू एस्टैब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, जिसके अंदर बेसिकली हम अपने कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स के बारे में देख रहे होते हैं। उसके बाद सेकंड हमारे पास है क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, सिमिलर टू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। वो कहते हैं बिल्कुल काम जो है वो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन की तरह होता है, बट लैक्स कंट्रोल ओवर वेरिएबल्स, लेकिन अपने वेरिएबल्स के ऊपर जो हमारा कंट्रोल होता है वो बहुत कम होता है इसके अंदर। थर्ड हमारे पास है सर्वे डिजाइन, यूज टू कलेक्ट सेल्फ रिपोर्ट डाटा, ठीक है, फ्रॉम अ सैंपल ऑफ पार्टिसिपेंट। आप सर्वे इसी तरह करते हैं ना कि आप हर एक पर्सन पार्टिसिपेंट के पास जाते हैं, उससे सैंपल लेते हैं, उसको आप सेल्फ रिपोर्ट आप उसकी बनाते हैं, खुद से उसको कलेक्ट करते हैं डाटा को। तो सर्वे आपको खुद करना पड़ता है। तो यहाँ पे वही बात है कि सर्वे डिजाइन करते हैं खुद से आप करते हैं। फोर्थ वन हमारे पास है केस स्टडी डिजाइन, इन डेप्थ एग्जामिनेशन ऑफ अ सिंगल केस और अ स्मॉल नंबर ऑफ केसेस, ठीक है। तो आप उसके डिजाइन को स्टडी करते हैं, केस के स्टडी को डिजाइन करते हैं। फिफ्थ वन हमारे पास है लॉन्गिट्यूडनल डिजाइन, इन्वॉल्व कलेक्टिंग डाटा ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड, ठीक है। एक्सटेंडेड पीरियड के लिए जब डाटा आप कलेक्ट करते हैं वो इन्वॉल्व करता है लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्ग से ही जाहिर हो रहा है ना, लॉन्गिट्यूडनल एक लॉन्ग पीरियड की बात की जा रही है, ठीक है। तो आपके पास डिजाइन को कलेक्ट करने के लिए आपके पास बहुत सारा लॉन्ग पीरियड होता है, आप इजीली उसको कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम इसके टाइप्स को जो मजीद डिटेल के साथ देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास इसकी टाइप है वो है एक्सपेरिमेंटल डिजाइन एंड रिसर्च। रिसर्च के अंदर हम एक्सपेरिमेंटल डिजाइन क्यों यूज करते हैं। एक्सपेरिमेंटल डिजाइन इन रिसर्च मेथोडोलॉजी यूज टू एस्टैब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। हमारे रिलेशनशिप हम जो यूज कर रहे हैं उसके अंदर क्या कॉजेज आ रहे हैं, उसके क्या इफेक्ट्स आ रहे हैं, उनको स्टैब्लिश करने के लिए ये एक रिसर्च मेथोडोलॉजी है एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। इट इन इट इन्वॉल्व्स मैनिपुलेटिंग वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। इसके अंदर क्या इन्वॉल्व होता है, वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हमारे पास होते हैं, एंड मेजरिंग देयर इफेक्ट, जिसके जरिए हम क्या मेजर करते हैं, किसके इफेक्ट को मेजर करते हैं, अपने डिपेंडेंट वेरिएबल्स के मेजर्स को हम चेक करते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो है यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, वन और मोर है ना, दो या दो से ज्यादा है। तो हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो सिंगल वेरिएबल होगा, क्योंकि इंडिपेंडेंस ज्यादा है तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास क्या होगा, सिंगल हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। उसके क्या इफेक्ट आ रहे हैं, उसको किस तरह से हमने मेजर करना है, तो ये काम किसका होता है, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन का होता है। नेक्स्ट हमारे पास इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसको हम देखेंगे कि एक्सपेरिमेंटल डिजाइन की। सबसे पहले हमारे पास है मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है।
The researcher intentionally changed the independent variable to observe its effect on the dependent variable. Basically डिपेंडेंट वेरिएबल को देखते हुए हम इंटेंशनली चेंजेस करते हैं अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के अंदर। तो ये काम क्या होता है, मैनिपुलेशन का होता है, जो कि हम चेंजिंग कर रहे हैं अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग। ठीक है। सेकंड हमारे पास है कंट्रोल ग्रुप। A control group is used as a baseline to compare the results and the experimental group. एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है, उनको किस तरह से मेजर करना है, किस तरह से हमने कंपेयर करना है। तो ये सारा काम किसका होता है, कंट्रोल ग्रुप का। कंट्रोल का मतलब ये नहीं कि हर चीज को कंट्रोल करना, कि उसकी मेजरमेंट्स को भी, उसकी कंपेयरिंग को भी, उसकी बेसलाइन को भी सेट करना, उसको ऑब्जर्व करना, उसको चेक करना। तो ये सारा काम किसके अंदर आता है, कंट्रोल ग्रुप का काम होता है। तो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के अंदर जो सबसे बड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक है वो ये भी है कि कंट्रोल ग्रुप। थर्ड हमारे पास है रैंडमाइजेशन। पार्टिसिपेंट्स आर रैंडमली असाइंड टू एदर द एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप टू मिनिमाइज बायस। ठीक है। तो ये रैंडमाइजेशन का काम ही कर रहा होता है, जिसके अंदर पार्टिसिपेंट जो होते हैं वो रैंडमली असाइन करते हैं अपने एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल ग्रुप को मिनिमाइज बायस करने के लिए। ठीक है। फोर्थ वन हमारे पास है मेजरमेंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। हम अपने डिपेंडेंट वेरिएबल को मेजर करते हुए, डिफाइन करने में हमने ये चीज स्टडी की है। ठीक है। द डिपेंडेंट वेरिएबल इज मेजर्ड बिफोर एंड आफ्टर द मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन से पहले और उसके बाद हम क्या करते हैं, अपने डिपेंडेंट वेरिएबल को मेजर कर रहे होते हैं। उसका हम बेसिकली क्यों मेजर करें, ताकि हम उसके कॉज एंड इफेक्ट को चेक कर सकें कि पहले उसके कॉजेस क्या थे, उसके बाद मैनिपुलेशन के बाद उसके इफेक्ट क्या आ रहे हैं, इस चीज को चेक करने के लिए। लास्ट में जिसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो हमारे पास है कंट्रोल ओवर एक्सटेनियस वेरिएबल्स। द रिसर्चर अटेम्प्ट टू कंट्रोल एक्सटेनियस वेरिएबल दैट कुड अफेक्ट द आउटकम। ठीक है। वो क्यों यूज करते हैं कंट्रोल ओवर एक्सटेनियस वेरिएबल, ताकि हम अपने अफेक्ट की जो आउटकम्स आ रहे हैं उनके अफेक्ट को कंट्रोल कर सकें, उनको देख सकें, उनको ऊपर काम कर सकें। ठीक है, इसलिए यूज कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसकी सेकंड टाइप है, वो हमारे पास है क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। ठीक है। इट इज अ रिसर्च मेथोडोलॉजी। ये भी एक हमारे पास का एक रिसर्च मेथोडोलॉजी है। डेट एम, इसका मकसद क्या होता है, टू एस्टैब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स। ठीक है। हमारे जो रिलेशनशिप है उसके कॉज एंड इफेक्ट को काम ही करता है ये भी, बिटवीन वेरिएबल्स के दरमियान में। बट अनलाइक टू ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, लेकिन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के ऊपर काम करते हुए इट लैक्स रैंडमाइजेशन। इसमें रैंडमाइजेशन की बहुत ज़्यादा लैक होती है। इंस्टेड क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन यूज्ड अदर मेथड्स। ठीक है। क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन जो होता है वो अदर मेथड यूज करता है टू कंट्रोल फॉर एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स को कंट्रोल करने के लिए। रैंडमाइजेशन तो है ही इसके अंदर, तो डिफरेंट मेथड यूज करता है एंड एस्टैब्लिश कंपैरिजन बिटवीन ग्रुप्स, ताकि डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर वो कंपैरिजन कर सके और उसको एस्टैब्लिश कर सके। अब इसके कुछ हम की फीचर्स देखेंगे। ठीक है। सबसे पहले लैक ऑफ रेंडमाइजेशन। ठीक है। इसको आप प्रैक्टिस भी कह सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटल कॉस्ट एक्सपेरिमेंटल डिजाइन की, जो भी लास्ट टाइम हमने एक्सपेरिमेंटल डिजाइन की भी की है। लैक ऑफ रेंडमाइजेशन का मतलब क्या है कि हमारे जो रेंडमाइजेशन डिपार्टमेंट आर नॉट रैंडमली असाइन ग्रुप्स। ठीक है। वो रैंडमली उसके अंदर क्या था कि हम उसको रैंडमली असाइन कर देते थे, लेकिन इसके अंदर हम नहीं कर सकते हैं। तो यही है कि लैक ऑफ रेंडमाइजेशन, कि आप रैंडम कोई अपना काम नहीं कर सकते हैं, आपको असाइन किया जाता है उसके बाद आप करते हैं। ठीक है ना। सेकंड हमारे पास है मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल की आप मैनिपुलेट कर सकते हैं। द रिसर्चर मैनिपुलेट्स द इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू ऑब्जर्व इट्स डिफेक्ट्स। ठीक है। उसको मैनिपुलेट क्यों करता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, ताकि उसके इफेक्ट को ऑब्जर्व कर सके कि उसके इफेक्ट क्या आ रहे हैं। थर्ड हमारे पास है कंपैरिजन ग्रुप्स। क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन ऑफन इन्वॉल्व्स कंपैरिजन ग्रुप्स सच एज नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप्स। ठीक है। तो बेसिकली कंपैरिजन ग्रुप का भी काम करता है कि किस तरह से ग्रुप का कंपैरिजन हो रहे होते हैं। ठीक है। उस चीज को चेक करने के लिए, जैसा कि हमारे पास ग्रुप इक्विवेलेंट आ रहा है, कंट्रोल ग्रुप जो ये नहीं आ रहा है, ये चीज को चेक करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है ना, यहाँ पे हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ कॉस्ट एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। नॉन इक्विवेलेंट की अभी हमने बात की, यहाँ पे वर्ड यूज होता है नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप। तो उसकी मैंने यहाँ पे कुछ टाइप्स लिखी हैं कि टाइप्स ऑफ कॉसी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि टाइप्स, एक तो डिफाइन कॉसी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, बहुत क्वेश्चन ये आता है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके अलावा इसकी टाइप्स के बारे में अक्सर वो पूछ लेता है। उसकी टाइप जो हमारे पास है, नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप। A non-equivalent control group is a type of comparison। ठीक है। ये क्या है, एक टाइप ऑफ कंपैरिजन है ग्रुप की, यूज्ड इन क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन, जो कि क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन के अंदर यूज की जाती है। इन दिस डिजाइन द
द कंट्रोल ग्रुप एंड द ट्रीटमेंट ग्रुप। जो हमारा कंट्रोल ग्रुप होता है और जो हमारा ट्रीटमेंट ग्रुप होता है वो आर नॉट इक्वलेंट इन टर्म्स, और टर्म्स के अकॉर्डिंग इक्वलेंट नहीं होते हैं। और पार्टिसिपेंट कैरेक्टरिस्टिक, जिसके उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती है पार्टिसिपेंट की, देखे ना, अब आपके पास जितने भी पार्टिसिपेंट्स आए बैठे हैं आपके रिसर्च के लिए, आप जरूरत नहीं कि उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स सेम हो, ऐसा नहीं हो सकता है। एंड पार्टिसिपेंट्स आर नॉट रैंडमली असाइंड ग्रुप्स, और वो क्या है, आर नॉट रैंडम, उनको रैंडमली असाइन ग्रुप नहीं किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स वही है, इसके अंदर लैक ऑफ रैंडमाइजेशन है, प्रो एग्जिस्टिंग ग्रुप्स ग्रुप्स के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता है। थर्ड हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन ग्रुप्स, और ग्रुप्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंस वगैरह भी आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट जिसकी टाइप है वो है लॉन्गिट्यूडनल डिजाइन। ये एक ऐसा डिजाइन है, इट इज अ रिसर्च मेथोडोलॉजी दैट इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग डाटा फ्रॉम द सेम पार्टिसिपेंट्स ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड। ठीक है ना। तो आप डाटा किस तरह कलेक्ट करते हैं इसमें, फ्रॉम द सेम पार्टिसिपेंट, उन्हीं पार्टिसिपेंट्स को काम ओवर असाइन कर देते हैं, लेकिन उनके पास एक लॉन्ग पीरियड होता है। ठीक है, जैसे नाम से जाहिर होता है लॉन्गिट्यूडनल डिजाइन। दिस डिजाइन अलाउज रिसर्चर टू स्टडी चेंजेस पैटर्न एंड ट्रेंड ओवर टाइम। ठीक है ना। इसका मकसद क्या होता है कि ये पार्टिसिपेंट को, रिसर्चर्स को एक साइन करता, अलाउ कर देता है कि आप स्टडी के दरमियान कभी भी चेंजेस कर सकते हैं, उनका पैटर्न तक चेंज कर सकते हैं, उनके ट्रेंड्स को ओवर द टाइम आप उसको इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हैं। और इसके की फीचर्स कौन से हैं, रिपीटेड मेजरमेंट्स। ठीक है, हमारे जो मेजरमेंट्स है वो रिपीट होती रहती है, डाटा इज कलेक्टेड फ्रॉम द सेम पार्टिसिपेंट और मल्टीपल टाइम पॉइंट्स। सेकंड हमारे पास है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। ठीक है, एक लॉन्ग टाइम पर्सपेक्टिव भी हमारे पास होता है। डिजाइन प्रोवाइड अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव चेंजेस एंड डेवलपमेंट, उसकी डेवलपमेंट पे काम कर रहा होता है, उसके चेंजेस पे देख रहा होता है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम इसका डिसीजन बनाते हैं। थर्ड हमारे पास है ट्रैकिंग चेंजेस। रिसर्चर्स कैन ट्रैक चेंजेस पैटर्न एंड ट्रेंड्स ओवर टाइम। ठीक है, रिसर्चर जो होते हैं वो ट्रैक जो चेंजेस होती हैं उसके पैटर्न्स को, ट्रेंड्स को ओवर द टाइम क्या करते हैं, चेंज करते रहते हैं, उस पर काम कर सकते हैं। तो यहाँ तक जो है वो हमारा यूनिट नंबर 6 जो हमारा टॉपिक है वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है। कल से इंशाल्लाह हमने यूनिट नंबर 7 स्टार्ट करना है। और उसके अलावा हमारे पास एक ही चैप्टर रह जाएगा, वो यूनिट नंबर 8 है। आप काइंडली लेक्चर को लाजमी सुना करें, मुझे बताया करें कि लेक्चर समझ में आ गया है, कौन सी चीज़ समझ नहीं आ रही है, लेक्चर में पार्टिसिपेट लाजमी किया करें। मैं ये अगर चीज़ समझती हूँ, रियलाइज़ करती हूँ कि आपके पास टाइम नहीं होता है, आप बिजी होते हैं, आपका शेड्यूल काफ़ी टफ है, तो मैं भी अपना एक टाइम निकाल के आपको लेक्चर देती हूँ। आप काइंडली इसको सुना करें, मुझे बताया करें, ठीक है, इस तरह मुझे भी तसल्ली होती है। तो बनाने के लिए मुझे इंकरेज भी मिलती है कि जो मैं लेक्चर बना रही हूँ, जो डिलीवर कर रही हूँ, वो समझ में आ रहा है। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम देखिए अब 2 चैप्टर्स रह गए, वो कंप्लीट हो जाएंगे, फिर आपके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। तो उससे पहले ये है कि एक रिवीजन हो जाएगी, टेस्टिंग मैं ले लूंगी, ताकि फिर आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो काइंडली सारे लेक्चर लाजमी सुने और मुझे रिस्पॉन्स भी किया करें।